नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अफगानिस्तान के बदलते हालात की। जातीय जनगणना पर बिहार के नेताओं की पीएम से मुलाकात की। जानेंगे बंगाल बीजेपी में किस मुद्दे पर छिड़ी रार, बीजेपी से क्यों अलग होने की बात कर रही है एआईएडीएमके। बात करेंगे पंजाब कांग्रेस के अंदर मचे घमासान की। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों के दावे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विवाद के बीच सक्रिय हुए राहुल गांधी राज्य के सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ मंगलवार को करेंगे बैठक। राज्य कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी होंगे बैठक में शामिल। अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं टीएस सिंहदेव। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर होंगी सड़कें। योगी सरकार ने किया ऐलान, पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे पशुपति पारस का चिराग पासवान पर निशाना। कहा बार बार क्यों हाजीपुर आ रहे हैं चिराग पासवान। हाजीपुर के लोग पहले ही अपना रुख कर चुके हैं साफ। शेयर बाजार में आई तेजी, 226 अंकों की तेजी के साथ 55,556 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 46 अंकों की तेजी, 16,496 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले खबर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट और पंजशीर को छोड़ सभी जगह तालिबान का कब्जा है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी अमेरिका का कब्जा है, जिसे लेकर तालिबान अब अमेरिका को चेता रहा है। इस बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगान समस्या पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत शुरू होने के बाद से ही यहाँ हालात बदलते जा रहे हैं। विदेशी नागरिक लगातार देश छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है। एयरपोर्ट भले ही अमेरिका और उसके मित्र देशों के कब्जे में हो, लेकिन पूरे काबुल शहर में कब्जा तालिबान का है। तालिबान के काबुल पहुंचने के बाद से भारत अपने 700 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक से पहले ही भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने सभी नागरिकों को निकालने में कामयाब हो जाएगा। बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने विदेशी मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो विपक्षी दलों को अफगानिस्तान मामले में पूरी जानकारी दें। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल भी तालिबान को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस बीच तालिबान ने अब अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देगी, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो वो अपने सहयोगी देशों के साथ इस मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ दिन और अफगानिस्तान में रुकना जरूरी है या नहीं। बाइडेन के बयान को लेकर तालिबान ने कहा कि अमेरिका को अब कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तालिबान ने अमेरिका को चेताते हुए ये भी कहा कि 31 अगस्त तक उसे अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटाना होगा, नहीं तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दिखाई दी तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। राजीव जी, इस महीने की शुरुआत से ही अफगानिस्तान में स्थितियां बदल गईं। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता रहा कि उसकी रणनीति तालिबान को लेकर क्या है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसका खुलासा नहीं किया गया। वो तालिबान से बातचीत भी करेगी या नहीं। अब 26 अगस्त को पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक पहले भी बुलाई जा सकती है। विपक्ष तो बहुत पहले से मांग कर रहा था बैठक बुलाने की। क्या सरकार जब फंस जाती है तभी बैठक बुलाती है, जैसा हम चीन के मामले में पहले ही देख चुके हैं? देखिए आस्था, पिछले 7 सालों से हमारे पीएम मन की बात करते आए हैं और उनके नेतृत्व में चल रही सरकार मनमानी से चल रही है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना प्रबंधन जैसे मामले हों, या चीन या पाकिस्तान या नेपाल जैसे पड़ोसी देशों, या अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ संबंधों की बात हो, और घरेलू और विदेशी दोनों ही नीतियों में हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो अपनी सुविधा से ही काम करती है, भले ही हमारी पारंपरिक नीति कुछ भी रही हो। यही बात अफगानिस्तान के बारे में भी कही जा सकती है। तालिबान का संकट खड़ा हो सकता
सकता है, ये बात तो तभी समझ में आ जानी चाहिए थी दरअसल जब अमेरिका ने सेना वापसी का ऐलान किया था। कायदे से मोदी सरकार को तभी सर्वदलीय बैठक करके या कम से कम विदेश और रक्षा नीति के जानकारों से बात करके एहतियाती कदम उठा लेने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसी समझदारी नहीं दिखाई। अब भी सरकार ये बता ही नहीं पा रही है कि आखिर तालिबान के प्रति उसका रवैया क्या रहेगा। क्या वो उसे चरमपंथियों के नजरिए से देखेगी या फिर एक सरकार के तौर पर उससे बराबरी का व्यवहार रखेगी। अगर तालिबान के बने रहने से अफगानिस्तान से हमारे व्यापार पर असर पड़ता है आस्था, या हमारी सुरक्षा पर कोई संकट आता है, तब सरकार उससे कैसे निपटेगी। चीन और रूस तालिबान के साथ रहते हैं तो भारत पर इसका क्या असर होगा। बहुत सारे सवाल हैं। इस तरह के कई सवालों पर इस वक्त गंभीर चिंतन की जरूरत है। सरकार तो शायद अकेले ही इस चिंतन को करना चाहती थी, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन केवल बैठक बुलाने से कुछ नहीं होगा। मतलब तो तब है जब सरकार दूसरे दलों की राय पर गौर करे और भविष्य में भी इस तरह के मसलों पर मनमानी से बचे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर इस वक्त देश की सियासत गर्मा रही है। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात कर इस मुद्दे को बिहार से दिल्ली पहुंचा दिया। उसके साथ ही बैठक में 10 दलों के 11 नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद सीएम नीतीश से लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी ने अपना बयान जारी किया और दोनों नेता एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आए। कई महीनों के इंतजार के बाद आज आखिर वो वक्त आ ही गया जब जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम मोदी संग मुलाकात हुई। देश की सियासत को गरमाने वाले इस मुद्दे को लेकर केवल अकेले नीतीश कुमार मीटिंग करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि ये पहला मौका था जब सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने एक साथ दिल्ली दरबार में जनगणना कराने को लेकर दरख्वास्त की है। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने एक साथ जातीय जनगणना की मांग की। पीएम मोदी ने हम सभी की बात ध्यान से सुनी। हमने पीएम से इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। हमने उन्हें बताया कि कैसे जातीय जनगणना पर राज्य विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया है। पीएम मोदी ने हमारी बात खारिज नहीं की। उम्मीद है कि पीएम हमारी बात पर गौर करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से देश को फायदा होगा। मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि देश में कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन के बाद पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। ये डेलीगेशन जो मिला है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। देश हित के मुद्दों पर हम विपक्ष के तौर पर हमेशा सरकार का समर्थन करते आए हैं। तेजस्वी के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि हर हालत में जातिगत जनगणना कराएं। ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बात सुनी है, इसीलिए हमें लगता है कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा। अब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इस मुलाकात के बाद एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। ये सुर सियासत में कई संकेत दे रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी की चिंता को भी बढ़ा रहे हैं। बिहार के सभी दल जातीय जनगणना पर एकजुट है। दूसरी ओर बंगाल बीजेपी है जो राज्य के मुद्दे पर ही एकजुट नहीं दिख रही है। बंगाल के मुद्दे पर ही पार्टी 2 गुटों में बट गई है। पार्टी नेताओं की ये तल्खी राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। पहले उसने विधानसभा चुनाव में पूरा दम दिखाया, लेकिन ममता के मैजिक के सामने वो बेदम हो गई। फिर पार्टी ने उत्तर बंगाल के लिए बंटवारे का दांव चला, मगर इस बंटवारे के चक्कर में पार्टी ही 2 धड़ों में बट गई। दरअसल राज्य में बीजेपी के सीनियर नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल को विभाजित करने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल सिन्हा ने दावा किया कि इस मुद्दे पर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। तब से इस अवसर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं। इसका राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है, क्योंकि इस अवसर को लोगों और प्रांत को एकजुट रखने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को बांटने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को विभाजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। राज्य को विभाजित करने के लिए कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय नीति नहीं है। हमारी पार्टी का भी राज्य को बांटने का कोई स्टैंड नहीं है। बंगाल आज जैसा है वैसा ही रहेगा। राहुल सिन्हा का ये बयान बीजेपी के उन नेताओं के लिए जोरदार धक्का है जिन्होंने बंगाल को बांटने का मुद्दा उठाया था। सबसे पहले उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग बीजेपी के अलीपुर द्वार के सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने उठाई थी, जिसका दिलीप घोष ने समर्थन किया था।
उन्होंने कहा था कि उत्तर बंगाल के साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर एक अलग उत्तर बंगाल या जंगल महल की मांग जोर पकड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी। घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर बंगाल या जंगल महल में विकास के लिए कुछ नहीं किया है। अपने इस बयान में जहां घोष बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल सिन्हा ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया है, जिसने बीजेपी को ही बांट दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो तमिलनाडु में उसके सहयोगी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तमिलनाडु में जल्द ही निकाय चुनावों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही राज्य में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन समाप्त करने के संकेत देना शुरू कर दिया है। तो क्यों बीजेपी से दूरी बनाना चाहती है एआईएडीएमके? तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बाद अब निकाय चुनावों की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो 15 सितंबर तक राज्य में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे। इसके साथ ही राज्य में राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके निकाय चुनावों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी नेता के पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम जहां गठबंधन को लेकर चुप्पी साधे हैं, तो कई सीनियर नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी से दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन से द्रविड़ मतदाता दूर चला जाएगा, जिससे पार्टी को एक और हार मिलेगी। निकाय चुनावों में बीजेपी से गठबंधन नहीं होता है तो नतीजे बेहतर आ सकते हैं। एआईएडीएमके नेता सी पोन्नयन ने कहा कि बीजेपी की छवि तमिल विरोधी है, जिसका नुकसान हमारी पार्टी को विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ा है, और यदि गठबंधन बना रहता है तो निकाय चुनावों में भी हमें नुकसान होगा। दूसरी ओर तमिलनाडु के बीजेपी प्रवक्ता नारायणन त्रिपुटी का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार तारीखों की घोषणा हो जाने दीजिए, तब दोनों तरफ के शीर्ष नेता इस पर फैसला लेंगे। इस तरह की बयानबाजी तो हर गठबंधन में होती रहती है। दरअसल पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों के लिए निकाय चुनावों में सम्मानजनक सीटें जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि निकाय चुनावों में भी एआईएडीएमके की बड़ी हार हुई तो पार्टी की पूर्व महासचिव वीके शशिकला एक बार फिर सक्रिय हो सकती है और पार्टी के नेता भी उनकी ओर जा सकते हैं। बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में 3 महीने पहले ही चुनाव हुए थे और दोनों ही राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। 5 महीने बाद पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की मुश्किलें पंजाब में भी बनी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी मुश्किल में है। पार्टी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और इस बार सिद्धू अपने सलाहकारों के चलते घिरते दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में सिद्धू और राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद शांत होता लग रहा है, लेकिन सिद्धू ने पार्टी की कमान संभालने के बाद अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सिद्धू खुद मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल सिद्धू के सलाहकार डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली की फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अपनी पोस्ट में सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर को अलग देश बताकर भारत को उससे दूर रहने की सलाह दी, तो इंदिरा गांधी पर भी बेतुकी टिप्पणी कर दी। इसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए सिद्धू को अपने सलाहकारों को काबू में रखने की नसीहत दी है। तो वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर कहा है कि मैं कांग्रेस महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें, जो कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक रुझान है। क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को पार्टी में क्या देश में रहने का हक नहीं है? मामला बिगड़ता देख पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से बात की। सिद्धू का दावा है कि उनके सलाहकारों के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रावत का कहना है कि वो इन बयानों की जांच कराएंगे। सिद्धू के सलाहकारों की नियुक्ति पार्टी द्वारा नहीं की गई है, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला था, लेकिन फिर भी जरूरत हुई तो पार्टी कार्रवाई करेगी। मुश्किल में घिरे सिद्धू ने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेर लिया है। सिद्धू ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राज्य का गन्ना किसान सड़क पर है। हरियाणा और यूपी में गन्ना किसानों को जो एमएसपी मिलती है उसके मुकाबले पंजाब में ये बेहद कम है। हमारी ही सरकार किसानों की ओर नहीं देख रही है। सिद्धू के तेवरों से साफ है कि वो ना तो अपने सलाहकारों पर कार्रवाई करने को तैयार है और ना ही कैप्टन को राहत देने को। इसका नुकसान चुनावों में कांग्रेस को ही हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना महामारी की। कोरोना की दूसरी लहर अब शांत हो गई है। इस लहर का असर ज्यादातर युवाओं पर देखा गया। अब महामारी के मामले कम हो रहे हैं।
तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रही है। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर जल्दी आने के संकेत दिए हैं। तो कब तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर और किस पर होगा सबसे ज्यादा असर, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। लाखों लोगों की जान तो गई ही थी, साथ ही आर्थिक नुकसान भी देश को उठाना पड़ा था। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले NIDM ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें साफ कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक देने वाली है और इस बार भी स्थिति वही होगी जो दूसरी लहर के दौरान देखी गई। सरकार ने दूसरी लहर से कोई सबक नहीं लिया है और तीसरी लहर के लिए अभी भी तैयारियां नहीं की गई है। NIDM ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आ सकता है। इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि बच्चों पर इस वायरस का असर ज्यादा होगा, लेकिन बच्चों पर इसका असर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि भारत में बच्चों को टीके अभी तक नहीं लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिना लक्षण वाला देखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत की जाए, लेकिन बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी देने से पहले उनके क्लिनिकल ट्रायल के डाटा की अच्छी तरह से समीक्षा की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अभी तक कोरोना के चलते जो भी बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, उनमें से 60 से 70% मामले ऐसे थे जिनमें बच्चों को या तो पहले से कोई बीमारी थी या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। कमेटी ने अस्पतालों में बच्चों के डॉक्टरों की कमी पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। बता दें कि 2015 की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों के डॉक्टरों की 82% कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों के डॉक्टरों के 62% पद खाली हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।